ठीक है, चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो ध्यान रखना, लिख लो। देखो इसके अंदर मेनली होता है क्या, इसके अंदर रिएक्शन की रेट को चेक किया जाता है, वो किस मैकेनिज्म से होती है और उस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं रिएक्शन को, वो किसमें बात की जाती है, रासायनिक बल गतिकी में या केमिकल काइनेटिक्स में वो बात हम करते हैं। समझ में आ गई बात? तो आप लिख सकते हो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, उसकी क्रियाविधि तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक। अब बात करते हैं कि इनका मतलब क्या हुआ। देखो सिंपल सी बात करता हूं, मान लो तुम्हारे पास तीन तरह की रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन ऐसी है जो बहुत फास्ट होती है। मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी रिएक्शन जो इतनी फास्ट हो रही है कि पलक झपकाई और रिएक्शन खत्म हो गई, क्या बताओ ऐसी रिएक्शन का तुम रेट निकाल सकते हो क्या, वेग निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। समझ में आ गई बात? ये एक ऐसी रिएक्शन जो बहुत ही स्लो हो रही है, मतलब साल में कभी एक बार हो रही है, मतलब पूरे 365 दिन वेट करूंगा तब जाके रिएक्शन खत्म होगी। क्या ऐसी रिएक्शन का भी तुम रेट या वेग निकालना पसंद करोगे? नहीं। तो कैसी रिएक्शन का निकालेंगे, जो रिएक्शन थोड़ी स्लो हो, जिसका रेट हम मेजर कर सके, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं हो और बहुत कम स्लो भी नहीं हो। सर इससे फायदा क्या है? बेटा बहुत ज्यादा फायदा है। मान लो कोई एक रिएक्शन है, मुझे पता चल गया कि इसकी रेट, इसका वेग किसी एक चीज पर डिपेंड कर रहा है। मान लो मैं शॉर्ट में समझाता हूं, ये लो बढ़िया इंक है ना, दिख रही है हाथ पे, है मजा आ गया है कि हाथ पे इंक लग गई, समझो तुम। देखो इधर क्या बात कर रहा था मैं, ये बात कर रहा था, मान लो मेरे पास a प्लस बी है, ठीक है, और इससे d बन रहा है, या इससे मैं d और c बना रहा हूं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इसका रेट निकालते हैं, इसका वेग निकालते हैं, रेट या वेग कैलकुलेट करते हैं। हम इसकी मैकेनिज्म को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? इसकी मैकेनिज्म को, इसकी क्रियाविधि को। समझ में आ गई बात? और हम क्या चेक करते हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से कारक इसको इफेक्ट करेंगे, इसको प्रभावित करेंगे। इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गति करेंगे। इससे फायदा क्या होता है? बहुत बड़ा फायदा है। मान लो आपने इस रिएक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको ये आइडिया है यार ए ज्यादा डालूंगा तो डी और सी बन रहा है, बी कम डालूंगा तो डी और सी बन रहा है। मान लो अगर तुम्हें पता ही नहीं होता, तुम क्या करते हैं, तुम ए और बी दोनों ज्यादा डालते और डी और सी बनने में तकलीफ होती। मान लो रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड कर रही है, वेग किस पर डिपेंड कर रहा है, मान लो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ रही है, ये सारी चीजें हमें ये चीजें बताती है। समझ में आ गई बात? तो देखो यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। इसके बाद में हमने बात की है तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन की। ये केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा किसके लिए जाता है, तो देखो यहां पे हम तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे हम फास्ट रिएक्शन की। तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। सेकंड बात करेंगे हम लोग मंद अभिक्रिया, मंद बोले तो स्लो, ठीक है। और थर्ड हम बात करेंगे वेरी स्लो, बहुत मंद अभिक्रिया, लिख देता हूं वेरी स्लो, ठीक है। अत्यंत मंद लिख देना हिंदी में, शुद्ध हिंदी में यही होगा, अत्यंत मंद अभिक्रिया, ठीक है। देखो तुम इनका रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, रेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड दिस टाइप रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए रेट या वेग को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? तुमने देखा रिएक्शन हो रही है, तुमने देखा रिएक्शन खत्म भी हो गई है, तो बताओ जब तुमने देखा ही नहीं तुम कैलकुलेट क्या करोगे? ठीक है, ये कैसा है अत्यंत मंद वाला, तुम सिर्फ उसको देख ही रहे हो, खत्म कब होगी? तो रेट तो देख लिया, हाँ चल रही है, अभी 5-6 साल चल ही रही है, बस देखते चलो इसको। तो क्या ऐसी का भी रेट कैलकुलेट करना पसंद हो गया? नहीं। रेट किनका कैलकुलेट होता है? ऐसी रिएक्शन जो थोड़ी स्लो हो रही हो, ठीक है, ना ज्यादा फास्ट ना बहुत ज्यादा स्लो, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जो आता है, यहां एग्जाम्पल आता है, पहला काम में लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एसिड बेस रिएक्शन।
अम्ल सार अभिक्रिया की। समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखना एसिड रिएक्शन क्या होती है, तुमने देखा और फिनिश हो गई, ठीक है, ऐसे ही होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिया HCl प्लस NaOH, और बताओ ये रिएक्शन क्या देगी, बताओ अब कर लोगे ना, NaCl बन जाएगा और H2 बाहर निकल जाएगा, क्या मिल गया आपको, NaCl प्लस H2, ठीक है। इनको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, ताक्षणिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाली। समझ में आ गई बात? तो लिख देना, इनको ताक्षणिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, इनको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं, जो बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है, ठीक है। चलो, इसमें जो दूसरा एग्जांपल आता है वो आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है जी, समझ गए। इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, देखो यहां बात करेंगे हम लोग HCl प्लस AgNO3। तो एक दिमाग लगा लो, सिंपल सी बात है, H पे क्या होता है प्लस, Cl पे क्या होता है माइनस, NO3 पे होता है माइनस, Hg पे क्या होता है प्लस, तो सिंपल सी बात समझ गया ना। तो क्या बन जाएगा AgCl और क्या मिल जाएगा HNO3। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ पे अगर बात करी जाए, इसका जो पीपीटी आता है व्हाइट पीपीटी होता है। कैसे पीपीटी बनती है ये, व्हाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेट, श्वेत अवक्षेप बनता है, श्वेत पीपीटी, ठीक। तो ऐसी रिएक्शन का रेट हम डिटरमाइन पसंद नहीं करते, ऐसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है, तो नहीं किया जाता है। समझ में आ गई सबको बात? यहां तक मैं वापस से दोहरा देता हूं, ऐसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बात सभी को यहां तक? चलो जी, वेरी स्लो वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या होगी, तो ऐसी रिएक्शन का भी रेट निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत लंबे टाइम तक चलती है, तो मैं बैठ देखूंगा तो नहीं बैठे बैठे। जैसे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, क्या एग्जांपल है इसका, एग्जांपल कर लो इसका, लोहे पे जंग लगना। जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ में आ गई। बात किसकी करेंगे, ऐसी रिएक्शन की जिनका रेट हम डिटरमाइन कर सके, जो स्लो चलती हो, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं, बीच की बात हो, ठीक है। जिस रेट को हम मेजर कर सकते हैं, इसके अंदर इन एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात सभी को? एग्जाम्पल लिखता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो फटाफट नोट कर लो, फिर मैं इधर के एग्जाम्पल की बात करता हूं, ठीक है। चलो, समझ में आ रही बात मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो ठीक है, चलो मिटा दूं। और देखो ये टॉपिक है ना, हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो जेड का हो, चाहे वो ICR का हो, चाहे वो बीचू का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, बिल्कुल शुरू से पढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। देखो स्लो रिएक्शन के मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, आप वहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। देखो स्लो रिएक्शन की अगर एग्जाम, देखो इस पूरी चैप्टर में इसी को तो पढ़ेंगे हम लोग, है ना, लेकिन कुछ एग्जांपल समझा देता हूं। पहला एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर in the presence of बेस, ठीक है। क्षार की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन, ठीक है, ये एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एस्टर होता है,
CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, चलो जी इसकी बात कर लें, इसका हाइड्रोलाइसिस करा लो, किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में। तो देखो होता है क्या, सिंपल सी है, सारी कहानी जानते हो वैसे तुम लोग। ये क्या होता है बताओ यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये क्या होता है Na+, ये क्या होता है OH-। समझ में आ की बात, ठीक है। तो देखो इस Na, अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो होता है ना ये यहाँ से टूटता है, ठीक है, कर लोगे आराम से। देखो ये से माइनस और ये सीधा कौन सा प्लस, यहाँ क्या जुड़ जाएगा Na, देखो ये रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड ONa प्लस CH3OH, CH3OH, ये क्या होता है सोडियम सॉल्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है। और सभी बच्चों के लिए मैं एक बात बोल देता हूं, हमेशा डिस्क्रिप्शन को चेक कर लिया करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। पहला ब्लॉगर का ऑप्शन दिया जहां आपको नोट्स फ्री मिलेंगे, आपने इंस्टाग्राम अकाउंट, आपने व्हाट्सएप लिंक पे, आपने टेलीग्राम पे, आप मेरे से कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत मुझे मैसेज करते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मेरे पास टेलीग्राम नहीं है, मेरे पास इंस्टा नहीं है। भाई मैं ही आ गया हर जगह है, तो मुझे कहीं से भी सर्च कर सकते हो। और देखो जो वीडियो देख रहा है ना वो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया करो यार, है कितनी बार तुम्हें बोलूं। चलो आगे बात करते हैं, एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन का आप रेट निकाल सकते हो, ठीक है। सेकंड रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, यहाँ पे सुक्रोज ले लो भाई, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का, सुक्रोज होता होगा ना, सुक्रोज का प्रतिपन बोल दो, हाइड्रोलाइसिस बोल दो, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है एक ही तो है, समझ में आ गया। सुक्रोज का प्रतिपन या सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस या सुक्रोज का जल अपघटन कैसे कराओगे, क्या होता है फॉर्मूला C12H22O, क्या जोड़ दो इसके अंदर H2। जैसे H2 जोड़ दोगे तो आप जानते हो ये सुक्रोज होता है, याद है आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था। तो ये क्या देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, ये C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये क्या बन गया ग्लूकोज, और ये क्या बन गया फ्रक्टोज। कर लोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। समझ में आ रही चीज आता है। एक आखिरी एग्जांपल और देख लो, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन की बात करेंगे। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के तापीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां बात कर रहे हैं N2O5 का अपघटन, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ N2O5 है, डिकम्पोजिशन ये ज्यादा बेटर है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 कैसे होता है। तो यहाँ पे 2 मोल N2O5 के लेते हैं, जो आपको रिएक्शन करने पे 4NO2 प्लस O2 देता है। समझ में आ गई बात। तो 10 में से 4 यहां काम में आ गई, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो नोट कर लो फटाफट, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है तो जितना भी मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना। हम रिएक्शन की रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होती क्या है, उसके डेफिनेशन की बात करेंगे। उतार लो, हो गया, कर लो नोट, फिर आगे बात करते हैं आराम से। चलो हो गया, बेटा दो कर लिया कब तक। और इस टॉपिक में मेरी एक बात सुनना, मैं पहले बोल देता हूँ, स्किप करने की कोशिश मत करना। हाँ मिटा रहा हूँ तब स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब मैं बोलता हूँ एक चीज सुनना, वरना डाला न्यूमेरिकल नहीं होगा, मुझे मत बोलना। चलो समझ में आ रही है यहाँ तक बात सभी को, ठीक है, कर लोगे। चलो आगे बात करते हैं। हम पढ़ क्या नाम है, अभिक्रिया का वेग पढ़ रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है तो समझना मेरी बात को ध्यान से। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी कंसंट्रेशन है उसमें चेंज पर यूनिट टाइम में। क्या मतलब हुआ
कि प्रति इकाई समय में जो सांद्रता में परिवर्तन आ रहा उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग। कि पर यूनिट टाइम में रिएक्शन की कंसंट्रेशन में कितना डिफरेंस आया, कितना मेजरमेंट देखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। के साथ क्या बात होगी, कंसंट्रेशन किसकी, तो दो तो लोग होंगे हमारे पास, रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं वापस दोहरा देता हूं एक बार, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो मुझे बताओ। इसका मतलब हो गया क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। लिख लोगे, चलो जी, तो ध्यान रखना इस चीज का, कर लोगे तो इंग्लिश मीडियम में लिख दो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी मीडियम में लिख दो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। ठीक है, लिख दिया सभी ने। चलो आगे बात कर लेते हैं। मान लो मेरे पास में प्रोडक्ट था, उससे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट, सॉरी क्या कर रहा हूं, ये है कोई रिएक्टेंट है, उससे क्या बना रहा हूं मैं, प्रोडक्ट बना रहा हूं। समझ में आती बात। और मैंने क्या बोला कि एक बार रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, क्रियाकारक, और ये क्या है, प्रोडक्ट, क्या है ये, उत्पाद। समझ में आ गई बात। तो मैंने यहां पे एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला मैंने क्या बनाया, मैंने ये बनाया कि एक बार R की कंसंट्रेशन में फर्क आएगा और एक बार P की कंसंट्रेशन में फर्क आएगा। समझ में आ गई बात। और एक बार दोनों की कंसंट्रेशन को, सांद्रता को मैं क्या मान लूंगा, X मान लूंगा। समझ में आ गई यहां तक बात। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। रखो दिमाग लगाओ, ये क्या है, रिएक्टेंट, इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो ये तो क्या हो जाएगा, कम, और ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब पर यूनिट टाइम के साथ क्रिया कारक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कम, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो मैं स्लो इसलिए चल रहा हूं ना, क्योंकि चैप्टर नया है ना, थोड़ा दिमाग में बैठ जाए ना, फिर चलेंगे फास्ट। समझ में आ गई बात। तो देखो यहां पर आपको यहां समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं कि क्रिया कारक की सांद्रता में हमेशा क्या होगी, कमी होगी, उसकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। कब, पर यूनिट टाइम में। मेरी बात समझ में आ गई बात। चलो जी, तो मैंने क्या बोला, तो क्रिया कारक की सांद्रता में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, क्या बोल रहा हूं, क्रिया कारक की सांद्रता में कमी बट्टा इस कमी में लगा कुल समय। समझ में आ गई बात, ठीक है। और कमी में लगा समय, कमी में लगा समय, ठीक है। डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन, समझ में आ गई बात, डिसअपियरेंस रेट ऑफ टाइम, ठीक है। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले में देता हूं, देखो तो यहां पे हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब यहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, ऑफ रिएक्टेंट की, ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां तक समझ में आ गई सभी को बात। मैं वापस दोहरा देता हूं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रिया कारक की सांद्रता में कमी, और कमी में लगा समय। बताओ ये कितना है, तो देखो एक बात ध्यान रखना,
यहां पर मैं बात करूंगा माइनस की। किसकी बात करूंगा? माइनस की। और यहां मैं किसकी बात करूंगा? ध्यान रखना, रिएक्टेंट में हमेशा किसकी बात की जाती है? माइनस की। नेगेटिव का मतलब क्या है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया? तो मैंने कहा माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। कैसे यहां पर डेल्टा क्यों लगाया? अभी जब ग्राफ बनाऊंगा तब समझा दूंगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी सी अपॉन डेल्टा डी टी। और सर सी क्या है? सी कंसंट्रेशन है। किसकी है? आर की है। तो क्या मैं सी को मिटा के आर लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो एक बात बताओ, किसी भी रिएक्शन की रेट की अगर मैं बात कर लूं, रिएक्शन रेट की बात करोगे तो बताओ क्या बोलोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या लगाते हैं? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये माइनस में भी हो सकता है और ये प्लस में। कब माइनस में होगा, कब प्लस में होगा? तो मैंने आपको सिखा दिया, जब रिएक्टेंट की बात करोगे तो माइनस में आएगा, और जब प्रोडक्ट की बात करोगे तो बताओ मुझे, ये प्लस में आएगा। समझ में आ गई बात? एक बार नोट करो, इसके बाद ये फॉर्मूला नोट करना, और पहले क्रियाकारी सांद्रता में कमी बटा कमी में लगा समय। इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, ये फॉर्मूला इधर भी लिख देना, माइनस डेल्टा आर, सॉरी यहां डेल्टा आर डेल्टा टी बराबर माइनस डी आर अपॉन डी। सी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की। अब हम प्रोडक्ट की कर लेते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर लो, फिर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। हो जाएगा? ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो मुझे करना है क्या है? मैं तो क्रियाकारक को हटाऊंगा, यहाँ पे क्या लगा दूंगा? उत्पाद। ठीक है, चलो मिटा दूंगा इसको। देखो मैंने क्या किया। अब एक बात बताओ, क्रियाकारक को हटा दूं और यहां उत्पाद लिख दूं, उत्पाद की सांद्रता में कमी होगी या वृद्धि? बिल्कुल वृद्धि होगी। यहां क्या करें? प्रोडक्ट। यहां क्या हो रही? फॉर्मेशन हो रही है, ज्यादा बन रहा है, टाइम टेकन वो कब हो रहेगा? यहाँ बताओ, माइनस क्या कर दूंगा? प्लस। क्या कर दूंगा? प्लस प्लस प्लस। और यहाँ आर भी क्या लगा दूंगा? बताओ, पी क्या लग जाएगा? पी क्या लग जाएगा? पी और क्या लग जाएगा? यहाँ पी। समझ में आ रही चीजें, है ना? कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो रेट किसकी? या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट की रेट क्या होगी? टाइम के साथ कम, और प्रोडक्ट की रेट टाइम के साथ क्या होगी? ज्यादा। समझ में आ गई बात? मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं, है ना? अब यहाँ पे डेल्टा लगाया, यहाँ डी लगाया। डेल्टा का मतलब होता है बड़ा अंतर, और डी का, स्मॉल डी का मतलब छोटा अंतर, छोटा डिफरेंस। ठीक है, चलो जब हम माइनर डिफरेंस लेंगे तो डी का यूज ले लेंगे, और जब बड़ा अंतर एवरेज की बात करेंगे जब डेल्टा ले लेंगे। अभी पढ़ाऊंगा डेल्टा कब लेना, डी कब लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो यहां तक नोट हो गया आपका, कर लोगे? मैं जब पढ़ाता हूं ना तभी कोई गेट पे आता है और मुझे फ्रेम से बाहर जाना पड़ता है। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ग्राफ खींचूं, सांद्रता और समय के बीच में, कंसंट्रेशन और समय, टाइम के बीच में, तो मुझे एक बात बता दो सभी लोग, टाइम के साथ में जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो क्या होता है? कम होता है। समझ में आ रही बात? भाई प्रोडक्ट पहले क्या था? देखो यहां से, ये तो जीरो है, ये क्या है? जीरो। जीरो, 1 2 3 4 5। पहले क्या था? प्रोडक्ट बहुत ज्यादा था, सॉरी रिएक्टेंट क्या था? पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये क्या हो रहा है? देखो कम हो रहा है। तो ये तो कौन है? रिएक्टेंट। ये आर रेट नहीं है, ध्यान रखना, आर यहां रिएक्टेंट को शो कर रहा हूं। ठीक है, अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। ये क्या है? मेरा प्रोडक्ट। समझ में आ गई सबको बात? कर लोगे ग्राफ? तो एक बात बताओ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, बताओ रिएक्शन में जो ये प्रोडक्ट बना वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात? कर लोगे इस ग्राफ को नोट? ठीक है, चलो ग्राफ को नोट कर लो। चलो सभी को ये ग्राफ समझ में आ गया? तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि एक बात बताया, जैसे तुम्हारे सामने ये लिख दिया, ये माइनस
डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये कौन सी रेट है, बढ़ने वाली या कम होने वाली, और किसकी है? तो अपने पास दो चीज, या तो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। मान लो यहाँ आर की जगह सी लिखा होता है, क्या लिखा होता है? सी, और ये माइनस लगा होता है। बताओ ये रेट किसकी है, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की? हाँ, बहुत समझदार हो, बिल्कुल माइनस दिख गया, इसका मतलब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब किसकी लिखी हुई है? रिएक्टेंट की लिखी हुई है। अगर ये ऐसा होता तो इसका मतलब किसकी लिखी हुई है? रिएक्टेंट की। ठीक है, और अगर ऐसा होता तो समझ के पॉजिटिव दिख गया, इसका मतलब बताओ ये किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्ट की। भाई सी की जगह यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ सी की जगह आर लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेट है रिएक्टेंट की, वो कंसंट्रेशन उसकी टाइम के साथ क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसकी रेट भी क्या हो रही है? टाइम के साथ कम हो रही है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ और बना लूं, इसके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग में और समय के साथ, टाइम के साथ, तो बताओ प्रोडक्ट की तो हमेशा क्या होगी जी? कम ही होगी। समझ में आ गई बात सभी को? लेकिन प्रोडक्ट की क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या उसकी? रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गई बात? तो पॉजिटिव का बस सिखाना यही था, पॉजिटिव कब यूज करना? जब प्रोडक्ट की बात हो रही हो, और नेगेटिव कब यूज करना? जब रिएक्टेंट की बात हो रही है, क्रियाकारक की बात हो रही है। समझ में आ गया ये ग्राफ? चलो दोनों ग्राफ नोट कर लो फटाफट। समझ में आ गई यहां तक बात? आगे बात कर ले, मिटा दो इसको। देखो हम कुछ रेट की बात करेंगे, है ना? एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। आई थिंक आपको यहां तक तो चीज समझ में आ गई होगी कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया। देखो बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, बिल्कुल मैंने आपको बहुत स्लो समझाया है। बिल्कुल दिमाग में बैठना चाहिए कि यार हमने पहले क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा ये रासायनिक बलगति केमिकल काइनेटिक्स होती क्या। तो मुझे पता चला किसी भी रिएक्शन की अगर रेट निकाल दो, उसके मैकेनिज्म निकाल दो, उसका फैक्टर इफेक्टिव निकाल दो, वही मेरी क्या होती है? रासायनिक बलगति की होती है। फिर मैंने ये पढ़ा कि यार कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन पढ़ी जा सकती है। तो मुझे पता 3 टाइप की रिएक्शन होती है, फास्ट होती है, स्लो होती है और वेरी स्लो होती है। फास्ट रिएक्शन की हम रेट नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि बहुत ही तेज होती है, ना तो हम स्लो की कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। इसलिए हम मीडियम वाले की करते हैं, ना तो बहुत ज्यादा स्लो हो ना ही बहुत ज्यादा फास्ट होती है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होती क्या। तो हमने बोला कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो भी चेंजेस आते हैं, या तो वो कम होगा या वो ज्यादा होगा पर यूनिट टाइम में, कितने कम समय में, कितने पर यूनिट टाइम में, कितने प्रति इकाई समय में जो परिवर्तन आ रहा है, किस समय आ रहा है वो चीज, वो आ रहा है या तो उत्पाद में या वो आ रहा है क्रियाकारक में, वही मेरा अभिक्रिया का वेग कहलाता है। समझ में आ गया? अगर मैं क्रियाकारक अभिक्रिया के वेग की बात करूंगा, मैं रिएक्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा तो हमेशा डिक्रीज होती है, इसलिए मैं इसको माइनस से दिखाता, क्योंकि मुझे पता है जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता हूं तो मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता कम हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसे मैं प्लस से दिखाता हूं। तो मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। समझ में आ गई बात? भाई क्रियाकार उत्पाद की सांद्रता में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी अपॉन उस कमी या वृद्धि में लगा समय। एक चीज थोड़ा सा देख लेना, जब मैंने आपको उत्पाद वाला करवाया था, है ना, तो नीचे टाइम में कमी है या वृद्धि है, तो वृद्धि में लगा समय कर लेना, वृद्धि में लगा समय। ठीक है, उत्पाद वाले में। ठीक है, क्रियाकार सही है, कमी में लगा समय। ठीक है, देख लेना। समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रिएक्टेंट वाले में देख लोगे ना तुम लोग आराम से, उसमें तो कमी है, और प्रोडक्ट वाले में क्या, दोनों में वृद्धि कर देना। ठीक है, चलो समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रेट की। भाई कितने टाइप की रेट पढ़ी जाती है? तो ध्यान रखना 3 टाइप की रेट हम पढ़ सकते हैं। एक पढ़ी जाती है एवरेज रेट, एवरेज रेट, औसत वेग। ध्यान रखना, इसको मैं फॉर्मूले से समझाऊंगा, इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है ना, बिल्कुल आपको बिल्कुल डायग्राम समझना बस। ठीक है, इसके अंदर बात करूंगा इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक वेग, और यहां मैं बात करूंगा इनिशियल रेट, प्रारंभिक वेग।
तो यहाँ 3 तरह की रेट की मैं बात कर रहा हूं। कब आपको डेल्टा लगाना, कब आपको स्मॉल डी लगाना है, हम यहां बात कर लेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इन सबको मैं ग्राफ से समझाता हूं, ठीक है। ये मेरा कोई ग्राफ है और ये मेरी कोई रेट होगी। ये क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये क्या है मेरा टाइम, है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस रेट की बात करूं तो हुआ क्या यार, शुरुआत में तो बहुत ज्यादा थी कंसंट्रेशन, किसकी, प्रोडक्ट की। ये किसका ग्राफ है बताओ मुझे, प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है ना। एक दो तरह के ग्राफ बना रहा हूं, बार बार देख लो, एक बार गलती मत कर देना। एक ऐसा बना रहा हूं और एक ऐसा बना रहा हूं। ये किसका है, रिएक्टेंट का, ये किसका है, प्रोडक्ट का। समझ में आ गई बात। यहां क्या लिखेंगे, सांद्रता, और यहां क्या लिखेंगे, टाइम। यहां क्या लिखेंगे, सांद्रता, यहां क्या लिखेंगे, टाइम। रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। चलो आगे बात कर लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हम एवरेज की बात करते हैं यार, एवरेज तो क्या निकलेगा यार, पहले बहुत ज्यादा थी बिल्कुल कम हो गई, तो इसका क्या एवरेज निकालो। लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर किसी टाइम के बीच में। तो देखो यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखो ध्यान समझना। ये है, इधर से इधर आ जाता थोड़ा है, हिलना डुलना पड़ रहा है। ये मान लो C1 की कंसेंट्रेशन, ये कोई कंसेंट्रेशन है इसकी C1 है, और ये कोई C2, ठीक है। यहां पर इसका टाइम T1 है और इसका टाइम T2, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया और इस टाइम में कितना चेंज आया, वही मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज। तो मैं यहां लिख देता हूं डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, प्लस या माइनस। कोई मुझे बताएगा मैंने ये प्लस और माइनस दोनों क्यों लिखा है यार। अगर मैंने यहां पे एक बार प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिख दिया और एक बार माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिख दिया, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की, उत्पाद की। और ये किसकी बात कर रहा है, रिएक्टेंट की। और C को मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बोल रहा हूं और मैं उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी बोल रहा हूं। C मतलब सांद्रता, C मतलब क्या है यहाँ पे, सांद्रता, क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को बढ़िया तरीके से। क्या मैं बोल सकता हूं ना, अगर मुझे डेल्टा एवरेज निकालना है तो क्या वो C2 माइनस C1 हो सकता है, और क्या डेल्टा T मेरा T2 माइनस T1 हो सकता है क्या जी। तो बताओ किसी भी अभिक्रिया का वेग क्या है, ये अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गई बात। तो ये मेरी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी वाली, एवरेज वाली, ठीक है भाई। कोई भी टाइम बीच में लिया, कोई कंसंट्रेशन ले ली, मेजर ले लिया, मतलब बड़े डिफरेंस की बात हो रही है, कर लोगे आराम से, ठीक है, नोट कर लो। फिर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। चलो मैं उसको हटा देता हूं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाले की होगी, ठीक है, ये एवरेज हो गया। सेकंड बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस, NEOS, ताक्षणिक। अब इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या, तो बहुत ही सिंपल बात है। हम एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, इस टाइम पे इसकी रेट कितनी होगी। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, ये मेरा ग्राफ है। एक बार थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं, ठीक है। ठीक, ये क्या है, कंसंट्रेशन इधर। चलो ठीक है, क्या कर रहे थे हम, ये क्या थी, कंसंट्रेशन, सांद्रता, ठीक है। और ये क्या है मेरा, समय, टाइम। तो पहले वाले में क्या कहते हैं, एवरेज लिया था, लेकिन हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। यार इस टाइम पे क्या रेट होगी, इस टाइम पे। तो मैंने ये इसको बोला स्लो, क्या है मेरा ये, स्लो।
ये जो स्लोप कैलकुलेट किया जाता है tan थीटा के रूप में, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं, जो मेरा यहाँ v निकलता है, जो मेरी यहाँ रेट है, यहाँ पे v क्या है, मेरी रेट की बात कर रहा हूँ, उसकी मैंने लिमिट लगा दी है, ठीक है, डेल्टा t से 0 तक, स्लोप की बात कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर स्लोप पे क्या कंसंट्रेशन की रेट होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम की, समझ में आ गई बात। या फिर हम ये कर सकते हैं क्या, इसके बीच में और इसके बीच में, समझ में आ रही बात। ये क्या है C1, ये क्या है C2, ये क्या है T1, ये क्या है T2। तो मुझे सर एवरेज वाले में तो आपने यही किया था, नहीं, एवरेज वाले में मैंने इतने में से कोई भी टाइम ले लिया था, यहां से स्टार्ट किया यहां तक, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम की, पर्टिकुलर सेकंड की बात हुई कि इस सेकंड भी क्या होगी। फिर भी तुम जानते हो अगर तुम रेट कैलकुलेट करने जाओगे, क्या उसी समय उसी वक्त निकाल सकते हो क्या, नहीं, वहां पे भी हल्का फुल्का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। भाई तुमने रेट कैलकुलेट किया, कुछ सेकंड में वो रेट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मैंने दोनों एरिया कवर कर लिया, लेकिन उस पर्टिकुलर सेकंड में कवर किया, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मैं इसके बीच का निकाल दूंगा, तो यहाँ पे निकलता है, जानते हो ना, प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T निकलता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो डिफरेंस है वो कैसा है, बहुत ही पर सेकंड टाइम का भी डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, और बहुत कम डिफरेंस हम दिखाते हैं डेल्टा प्लस माइनस DC अपॉन dt। तो इसकी क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो इसके बराबर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, रक्षाबंधन बहुत अच्छी गई होगी आप लोगों की। चलो अब हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ। एक बात बच्चों को बता देता हूँ, अभी मैं आपके लिए पी ब्लॉक के क्वेश्चंस के सीरीज लेके आ रहा हूँ, थोड़े ज्यादा हैं पर कोई ना। चलो, हम लोग लास्ट वीडियो में अगर हम बात कर रहे थे तो हम रेट की बात कर रहे थे, वेग की बात कर रहे थे कि ये होती क्या है। तो सिंपल सी हमने एक बात बोल दी कि रेट, रिएक्शन की रेट या अभिक्रिया का वेग होता क्या है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज कर देते हैं जो भी यूनिट टाइम में होता है। समझ में आ गई बात कि क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग। फिर इसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ मिल जाए तो याद रखना वो रिएक्टेंट और क्रियाकारक की बात कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव की बात कर ले तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। क्योंकि एक बात तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है तो रिएक्टेंट तो कम हो जाता है, प्रोडक्ट बढ़ जाता है। तो रिएक्टेंट के कम होने को नेगेटिव से दिखाते हैं और प्रोडक्ट के बढ़ने को पॉजिटिव से दिखाते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की रेट की बात की थी, याद करो। सबसे पहले एवरेज रेट था, ठीक है, कि भाई 2 लिमिट टाइम के बीच में एवरेज ले लो आप, ठीक है। इसको हमने C1, C2, T1, T2 बोल दिया था। फिर हमने इंस्टेंटेनियस रेट बोला था कि एक फिक्स टाइम पे क्या रेट होगी। एक और था इनिशियल रेट, है ना, प्रारंभिक वेग क्या होता है वो भी देख लो, है ना। फिर टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। इनिशियल रेट या प्रारंभिक वेग क्या है, तो हम बात करेंगे इनिशियल रेट की। इनिशियल रेट या प्रारंभिक वेग की बात करते हैं, ठीक है। तो वही सिंपल सा ग्राफ आना है। अब एक बात है, प्रारंभिक इनिशियल का मतलब क्या है। अब प्रारंभिक में होगा कौन, कंफर्म है, प्रारंभ की बात कर रहे हैं, इनिशियल की बात कर, रिएक्टेंट होगा। तो कुल मिला के ये वाला ग्राफ आपको पता था, हम बार बार बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब टाइम, दूसरा पहले लेता हूं मैं, इसका मतलब जब रेट स्टार्ट हो रही है, क्या मतलब वो, जब रिएक्शन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, उस वक्त टी बराबर क्या होगा, 0। तो t बराबर 0 पे जो रेट मेजर की जाती है प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा t, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस माइनस DC अपॉन dt। लेकिन एक बात बताओ, प्लस नहीं लगाएंगे, क्या किसकी बात करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे। समझ में आ गई बात, क्यों नेगेटिव क्यों लगा दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल रेट किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और टाइम कितना है यहाँ पे, 0, कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तब रेट क्या होगी। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, केवल रिएक्टेंट होगा। समझ में आ गई बात। तो इस चीज को आप नोट कर लेना। इनिशियल रेट में टाइम क्या होता है, 0, और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या था, लिमिट लगाई थी डेल्टा t से, याद है, 0 तक। चलो हो गया, नोट कर लिया, सिंपल सा नोट कर लेना, ठीक है। तो रेट की खत्म हो चुकी है, रेट की बात कर चुके हम लोग। अब देखो बात कर रहे हैं हम लोग, अब हम एक रिएक्शंस की बात करें। रिएक्शंस में रेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे निकाला जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
रिलेशन बिटवीन स्टाइकियोमेट्री एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग एवं स्टाइकियोमेट्री में संबंध की बात कर रहे हैं। अब स्टाइकियोमेट्री या स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या हो गया, जो आपने रिएक्शन काम में ले रहे हो उसके अंदर कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट हैं। देखो क्या मतलब हुआ, मान लो मैं किसी एक सिंपल रिएक्शन की बात कर लेता हूं, N1A प्लस N2B, ठीक है। ए क्या है, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट, N1 N2 क्या है, इनके नंबर। यहां से मैंने बनाया N3C प्लस N4D। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये तो टाइम के साथ कम होगा और ये टाइम के साथ बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ए के विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, रेट होती क्या है, dx अपॉन dt होती है, बता रखा है, प्लस माइनस ये होती रेट, क्या होती है, रेट होती है, ठीक है। x क्या है यहां पे, कंसंट्रेशन, सांद्रता, ठीक है। यहां सांद्रता क्या है, a है, लिख दो a। तो क्या कर देंगे, अब एक बात बताओ, चार्ज कौन सा लगाएंगे, नेगेटिव। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, नेगेटिव लगा दिया। यहाँ पे क्या लिख दूंगा बताओ मैं, d। अब देखो या तो यहाँ पे डेल्टा लिखा होगा या फिर d, हमेशा स्मॉल d लेके चलेंगे, ठीक है। d ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा t। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो x आपने ब्रैकेट में नहीं लगाया, लेकिन यहाँ a आपने ब्रैकेट में लगा दिया। भाई मैंने कहा इसकी टोटल कंसंट्रेशन कितनी है, x में से कौन से मोल पार्टिसिपेट हो रहे हैं, a। कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हुए, लेकिन 50 में से केवल 25 ही रिएक्ट कर पाए। यहाँ पे कितने थे, 50, कितने रिएक्ट कर पाए, केवल 25। तो मैं केवल ब्रैकेट में उनको लिखूंगा जो क्या करते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। याद है ना, इक्विलिब्रियम में या केमिकल इक्विलिब्रियम बोला था, इनको एक्टिव मास बोला था, सक्रिय द्रव्यमान बोला था, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गई बात, इसलिए हम इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रेट के बारे में पता होना चाहिए। या ऐसा लिख देना, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए, ऐसा लिख देते हैं अपन, ठीक है। डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए, ठीक, कैसे भी लिख दो ना। अब ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड बात करो, फिर इसकी बात करेंगे बी। अब बताओ बी क्या होगा, फॉर्मेशन करेगा, बनाएगा, ये भी विलुप्त हो जाएगा टाइम के साथ, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर, ठीक है। फिर से वही डिसअपीयरेंस रेट ऑफ बी, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगी, माइनस डी, यहां क्या जाएगा, बी और डी। समझ में आ गई बात। मुझे एक बात बताओ, टाइम के साथ में सी और डी क्या करेंगे, बनेंगे। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, थर्ड क्या लिखूंगा, सी के निर्माण की दर, फॉर्मेशन रेट ऑफ किसकी, ए की। अच्छा फॉर्मेशन लिख दो, सॉरी, फॉर्मेशन रेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, सॉरी फॉर्मेशन रेट ऑफ किसकी हो जाएगी, अब सी की हो जाएगी। बताओ यहाँ पे अगर मैं सी की बात कर लूं तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा। बताओ फोर्थ बात कर लोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी के निर्माण की दर, ठीक है। यहां पे लिख दोगे फॉर्मेशन रेट ऑफ, किसकी बात करेंगे, डी की। बताओ कितना हो जाएगा, प्लस डी, यहां क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी।
तो इधर तो क्या लगा दिया माइनस, इधर क्या लगा दिया प्लस। समझ में आ गई बात। और एक बात ध्यान रखना, आगे जो भी नंबर होता है उसको हम हमेशा अपॉन में लिखते हैं, है ना। क्यों लिखते हैं, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसका लिखना है तो 1/n1, इसका लिखना है तो क्या लिखोगे 1/n2, इसका लिखना क्या लिखोगे 1/n3, इसका लिखना क्या लिखोगे 1/n। समझ में, हमेशा आगे जो भी नंबर लिखा उसको अपॉन में लिखते हैं। और एक बात, अगर यहाँ पे अपॉन में 1/n1 होता तो क्या लिखते, यहाँ पे आगे n1 लिख देते। समझ में आ गई बात। चलो आगे बात करेंगे, एक बार सबको नोट कर लो, फिर इस रिएक्शन रेट एक साथ लिखते हैं। इसका मतलब ये रेट इसके बराबर है, ये रेट इसके बराबर है, ये रेट इसके बराबर है। इसका मतलब ये चारों रेट आपस में क्या है, बराबर है। सिर्फ फर्क किसका है, स्टोइकियोमेट्री का, ठीक है, और माइनस और प्लस का। समझ में आ गई बात। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो हो गया, मैं मिटा देता हूं, कर लिया होगा अब तक। ये तो आसान सा है, कुछ नहीं है। तो एक बार मैंने सारा कुछ लिख दिया, मैं बार बार इसको इतने बड़े डिफरेंस में नहीं लिखूंगा कभी भी, ठीक है, हमेशा शॉर्ट में लिखूंगा। देखो अब रिएक्शन की रेट लिखनी है, रिएक्शन रेट लिखनी है आपको, अभिक्रिया वेग लिखना है आपको। क्या लिखोगे आप अभिक्रिया वेग, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या होगा बताओ, यहाँ पे -1/n1, बताओ यहाँ क्या जाएगा dA/dt, ठीक है। ये किसके बराबर है, इसके। क्या लिखोगे -1/n2, यहाँ पे क्या जाएगा dB/dt, ठीक है, बराबर कर दें। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ +1/n3, यहाँ क्या जाएगा dC/dt, यहां क्या जाएगा बताओ +1/n4 ddt/dt। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका वैल्यू दे दिया है तो इसके वैल्यू से मैं सबकी वैल्यू निकाल सकता, क्योंकि ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। केवल डिफरेंस किसमें, स्टोइकियोमेट्री में, और माइनस और प्लस में। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान, माइनस वैल्यू से नहीं रखता है। माइनस का मतलब है ये रिएक्टेंट की बात कर रहा है, और प्लस का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। मैं लिख देता हूं, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, विलुप्त होने की बात कर, रिएक्टेंट की बात कर, ये लिख के रखना, कहीं भूलना मत। और प्लस की बात कर रहा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की बात कर रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। हिंदी मीडियम लिख देना, है ना। क्रिया कारक के घटने की दर और उत्पाद के निर्माण होने की दर लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, ठीक है। हाँ लिख लेना, के लिखा तो क्या हो गया, ऑफ हो गया ना ये, है। चलो समझ में आ गई यहां तक बात। तो एक बार इस रिएक्शन को पूरे उतार लो, फिर मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, है ना। आपको बिल्कुल आराम से क्या करना है यार, बस कुछ नहीं, बस जो आगे लिखा है उसको अपॉन में लिख देना, ठीक है। तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, उसको मैं समझाता हूं, फिर आगे की 4 रिएक्शन आप खुद वीडियो को पॉज कर देना और आंसर खुद करना, फिर वीडियो को वापस से ऑन कर लेना। समझ में आ गई बात, सभी को कर लोगे, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो मैं दो टाइप की सिंपल रिएक्शन लिखता हूं, फिर हार्ड वाली आपको देता हूं, ठीक है। चलो कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, ठीक है। देखो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1 की बात करता हूं मैं। ये लिखा हुआ है 2a + b, इससे बना 2c + d, ठीक है। इस रिएक्शन की रेट लिखनी है, तो बताओ रेट कैसे लिखोगे आप लोग, बताओ मुझे। यहां क्या लिखो बताओ, हाँ -1/2 dA/dt। समझ गए ना, आसान ही है ना, हाँ बिल्कुल आसान है बेटा। आगे देखो यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, माइनस, अब यहाँ पे 1/n2 था, मुझे पता है 1/1 एक ही तो है, तो नहीं लिखूंगा उसको मैं एक को, तो मैं ऐसे लिख दूंगा dP/dt। और ये ब्रैकेट में क्यों कर रहे हैं, ब्रैकेट में वही लिखे जाते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। भाई b तो 100 है, लेकिन 100 से 50 ही बन रहे हैं मान लो, तो 50 से काम है तो 50 को ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। ये एक्टिव मास होता है, सक्रिय मान होता है, बराबर। अब बताओ यहाँ पे माइनस लिखो या प्लस, प्लस बिल्कुल प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा 1/2, कितना आएगा c।
ठीक है, बराबर, बताओ यहाँ क्या जाएगा, प्लस d अपॉन dt। कर लोगे, कोई दिक्कत होगी किसी प्रकार की नहीं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, नंबर 1 तो हो गया, नंबर 2 देखो, अभी तुम खुद करो, देखते हैं ये कौन करता है ना, कौन दिमाग लगाता है। 2a प्लस b हाफ c 2d, एक वैसी है ना, कोई बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है ना, वैसी लिखी है मैंने। चलो इसको सॉल्व करके देखो किससे हो रहा है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। चलो मैं आंसर करता हूं इसका। चलो इसका आंसर देखो क्या होगा, -1/2, यहां पे क्या जाएगा, d a अपॉन dt, बराबर यहां क्या जाएगा, माइनस d b अपॉन dt, बराबर। अब बताओ प्लस हाफ लिखूं या ये लिखूं, बिल्कुल ये लिखा जाएगा। अरे क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1/n लिखा हुआ है, अरे 1/2 लिखा हुआ है, यहां क्या लिखते हैं देखो 1/n लिखते हैं। अब तुम n की जगह कितना लिखोगे, 1/2 लिखोगे, 2 कहां चला जाएगा ऊपर। तो ध्यान रखना, जब हाफ में लिखा हो तो सामने लिखा जाता है। समझ में आ गई बात, तो ध्यान रखना। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, और ये प्लस, ये बस ध्यान रखना था 1/2, ये तो आसान है भाई, ये समझ में आ गया ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना सिंपल, तो हाफ में कर दो, और ऐसे हाफ में लिखा हुआ तो सामने लिख दो, ठीक है, ऐसे याद रख लो। अब मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, ठीक है, रिएक्शन को अब आप सॉल्व करना। रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, इससे बन रहा है 2NH3, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट, सॉरी वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया। चलो अब मैं करता हूं, क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस डी। अब एक बात बताओ, यहाँ a लिख रहे थे, क्या लिख दिया N2, अरे कोई बात नहीं, तो यहाँ N2 लिख दो ब्रैकेट में। क्या N2 के सारे मूल काम में ले रहे, नहीं, वही मूल जो रिएक्ट कर रहे थे वो ब्रैकेट में लिख दिया, नीचे क्या ले लिया, dt ले लिया, बराबर। समझ रहे हो आराम से। चलो माइनस क्या करूं, 1/3d H2 अपॉन dt, और यहां क्या आ जाएगा बोलो, प्लस हाफ DNS3 अपॉन, कर लोगे आराम से, चलो नोट कर लो। चलो यहां तक हो गया सबका। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो इस स्टोइकियोमेट्री का ध्यान रखना, इसमें अपन एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा तुम्हें। चलो मैं हटा देता हूं ऊपर वाला, 2 रिएक्शन और दे रहा हूं, उनको करो फटाफट, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। समझ गया, आगे होगी नहीं यहां तक बात। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला जो भी है 1 2 3 4 5 होगा शायद ही। अगला है BrO3 माइनस 5Br माइनस, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, जलीय विलयन है मतलब, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है 6H प्लस, यहां पे दिया हुआ है 3Br2 प्लस 3H2, ये एक्वस है, ये गैस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सॉलिड की बात नहीं करते हैं यहाँ, ठीक है। चलो जी, कर लोगे क्या, चलो वीडियो को पॉज करो, क्या है ना कि सर आपने तो सिंपल रिएक्शन कर ली है चलो कर लो फटाफट फटाफट, चलो हो गया। चलो देखो क्या करेंगे, माइनस तो लगाएंगे बस, यहाँ क्या था D, अब यहाँ क्या जाएगा BrO3 माइनस, सॉरी बड़ा करना था, BrO3 माइनस अपॉन dt, बराबर। यहां क्या करेंगे, -1/5, ये क्या जाएगा D Br माइनस अपॉन dt, यहां क्या जाएगा बोलो, -1/6। समझ में आ रही बात, बताओ आगे क्या लिखेंगे, DH प्लस अपॉन dt, यहां क्या लिखेंगे, प्लस 1/3d Br2 अपॉन dt, और यहां क्या लिखेंगे, प्लस 1/3d H2O अपॉन dt, ठीक है। आई थिंक ये आंसर आप लोगों का अब तक आया होगा, ठीक है, कर लोगे आंसर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, होनी भी नहीं चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा ना। एक आखिरी एग्जांपल, ठीक है, फिर खत्म। 6 मैंने लिया 2N2O5, ठीक है,
इसका डीकम्पोजिशन करवाया, ठीक है, डीकम्पोजिशन करवाने पे इसने बनाया 4NO2 प्लस O2। ठीक है, लिख लोगे? अब तो आसान है ना, आप तो कर सकते हो। चलो मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, माइनस, हाँ आप वीडियो को पॉज कर लिया करो जब भी आए ना, क्योंकि देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं ले सकता आपका, है ना जी जी, बराबर। बताओ यहां पर क्या जाएगा, प्लस 1/4 DNO2 अपॉन dt बराबर प्लस DO2 अपॉन dt। आप बोलोगे सर हमेशा ये ब्रैकेट लिखना जरूरी, बिल्कुल जरूरी। आपसे बोलोगे ब्रैकेट होता है क्या है, तो आप सिंपल सा बोल देना, देख भाई रिएक्शन में तो बहुत सारे N2O5 है, लेकिन केवल वही रिएक्शन करे जो मैंने ब्रैकेट में लिखे। अब चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 500। समझ में आ गई बात? चलो जी ठीक है, लिख दोगे? ये रेड पेन से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सबको? चलो बहुत बढ़िया, कर लोगी। चलो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं इस पे, ठीक है, बढ़िया सा न्यूमेरिकल करवा देता हूं, ठीक है। चलो जी, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, इसमें 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है N2O5 और इसका डीकम्पोजिशन कर रखा है इसने 4NO2 प्लस O2, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए इस रिएक्शन के लिए NO2 की जो कंसंट्रेशन है, एक बात ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब ये क्या, NO2 की सांद्रता है, तो आप लोग अपनी हिंदी में लिख देना, ठीक है। NO2 की सांद्रता, NO2 की कंसंट्रेशन जो दे रखी है वो दे रखी है 1.6 × 10⁻³ ठीक है। और ये बोल रखा है कि जो ये NO2 बन रहा है ना, वो कितने टाइम में बन रहा है, तो टाइम दे रखा है यहाँ पे 4 सेकंड। कितना, चलो 4 मिनट कर लेते हैं, या सेकंड, चलो मिनट कर लेते हैं, ठीक है, तो मिनट दे रखा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये काम करो, मिनट की घटा के सेकंड कर लो, ठीक है, सेकंड दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, सेकंड। वापस सुन लेना, क्वेश्चन ये है, लिख लो आप लोग भली, कि इस रिएक्शन के लिए NO2 के फॉर्मेशन की कंसंट्रेशन या NO2 की कंसंट्रेशन, देखो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि बनना है या बिगड़ना है, तो हम जानते हैं NO2 बन रहा है, बन रहा है, तो इसके जो NO2 की कंसंट्रेशन, NO2 की सांद्रता कितनी रखी है 1.6 × 10⁻³ और कितने टाइम में दे रखी है 4 सेकंड में। और आपसे 4 सवाल पूछे। पहला सवाल क्या पूछा है NO2 के बनने की दर, NO2 के बनने की दर निकालिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ NO2, पहला तो ये दे रखा है। बी क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है O2 के बनने की दर, ठीक है, फॉर्मेशन रेट ऑफ O2। और सी क्वेश्चन पूछा है N2O5 के विलुप्त होने की दर, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2O5। और डी क्वेश्चन पूछा है अभिक्रिया का वेग निकालिए, अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तो देखो क्वेश्चन, इसको आंसर कैसे करना है, ये ऐसा आखिरी जिसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको इसी को अच्छे से समझ के रिप्लाई कर देना है। सॉरी, समझ में आ गया? क्वेश्चन नोट कर लो। चलो हो गया। अब देखो मैं एक एक आंसर करता चलता हूं ना, देखो इसका एक क्वेश्चन करवा दूंगा, इससे मतलब तुम 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ध्यान से समझना, मैं इसका आंसर करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहला ए करता हूं, Na2 के बनने की दर, ठीक है, इसकी बात कर लेता हूं। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, देखो यहां पे ये रहा 1.6 × 10⁻³ ठीक है, अपॉन कितना टाइम दे रखा है इसने टाइम दे रखा है
समझ में आ गई यहाँ तक बात? सभी को अच्छे से आ गई है? तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब तो आसान सा सॉल्व कर लेना। बताओ क्या सॉल्व कर लोगे? तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 हो गया। तो ये डॉट हटाता हूं यहाँ पे, ठीक है। डॉट हटा के नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 वापस जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। कर लोगे? तो कितना आ गया? 4 × 10 की पावर -4। ये क्या देगा? ध्यान रखना ये मोलरिटी दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने मीटर बोला हुआ शायद गलती से। मोलरिटी है ना, मोलरिटी पर सेकेंड। अब ये मैंने पर सेकेंड क्यों लिख दिया? कर लोगे ना आराम से, ठीक है। समझ में आ गई बात? आप ये समझिए मैंने 1/4 क्यों लिखा, क्योंकि वो तो रिएक्शन की पूरे की रेट है। इसने तो पूरे की ये दे रखी है भाई, इतना बन रहा है इतना हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो मैं ऊपर का एक बार इधर कर लेता हूँ, ठीक है। आंसर बी आंसर देखो। अब बी किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है O2 के बनने की तरह, तो बी सीधा ले देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, है ना, सिंपल से जानते हो यार, तुमने अब तो NO2 निकाला है, तुम O2 कैसे निकालोगे? लेकिन तुम एक बात जानते हो, इसकी रेट इसके क्या होती है? इक्वल होती है। कैसे होती है? तो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अगर लिखा जाए तो ये होता है 1/4 क्या है ये? NO2/dt। ये इसके क्या है? इक्वल है। बताओ अगर इक्वल है तो कितने की इक्वल है ये? D। ये D लगा दिया मैंने यहाँ पे। ये है O2, ये क्या है? dt। समझ में आ गई यहां तक बात? इसका मतलब ये हो गया कि जो भी तुमने इसकी रेट निकाली है वो किसके बराबर है? DO2 और डेल्टा T के बराबर है। लेकिन फर्क किसका आ गया? केवल 1/4 का आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये रेट इसके बराबर है, ठीक है। चलो जी मैं निकाल लेता हूं फिर इसका आंसर सीधा सीधा। तो मुझे पता है ये इसके बराबर है, तो लिख दो यहाँ पे 1/4 D NO2/dt। ऐसे इस तरीके से लिख दो, एक ही बात है। लिख दिया? कैसे लिखा? समझ में आ गया ना? इसकी रेट लिखना भी सिखाया था। अरे देखो क्या हो गया, ये देखो ऐसे लिखना सिखाया था ना। 1/2 क्या था? D N2O5/dt बराबर क्या लिखाया था बताओ? प्लस 1/4 D NO2/dt बराबर क्या लिखाया था यहाँ पे? प्लस DO2/dt। सब एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये चीज तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी। समझ में आ गई बात? ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ लेना। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। मुझे इसकी निकालनी है, तो देखो मुझे NO2 की पता है। बताओ NO2 की तुमने ये कितना निकाल रखा है? देखो ये कितना निकाल रखा है? ये देखो ये ऊपर निकाल रखा है 4 × 10 की पावर -4। बिल्कुल सही जवाब। क्या निकाल रखा है? 4 × 10 की पावर -4/4 करके कितना आ गया? 1 × 10 की पावर -4 मोलरिटी। यहाँ पे कितना आ जाएगा? सेकेंड। समझ में आ गया आंसर कैसे निकाल रहा हूं? कंफर्म समझ में आ रहा है? अच्छे समझ में आ रही चीज कैसे कर रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो नोट कर लो फटाफट, क्योंकि मुझे ऊपर का हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो कर लोगे? आगे अब किसकी बात करेंगे? N2O5 की। चलो मैं मिटा देता हूं, एक बार ये हटा देता हूं ना, ये हटा देता हूं, क्वेश्चन हटा देता हूं। चलो अब देखो, अब तुमसे N2O5 का पूछा। देखो N2O5 की, तो N2O5 का भी हाफ लिखा था मैंने। तो चलो बताओ मुझे, -1/2 N2O5D किसके इक्वल होता है? बराबर। अब एक बात बताओ, यहां पर भी तो तुम्हें यही पता है कि मुझे तो NO2 पता है, तो ये लिख दे NO2 इसके किसके बराबर होता है? प्लस 1/4 D NO2 बताओ नीचे कितना आ जाएगा? dt आ जाए। समझ में आ गई बात? क्या बताओ, इधर से ये हाफ से हाफ कट सकता है, इधर कितना बच जाएगा? हाफ। इधर कितना बच जाएगा बताओ मुझे? N2O5 यहाँ कितना हो जाएगा? dt बराबर कितना हो गया? हाफ। क्या तुम बताओ इसका वैल्यू जानते हो क्या? जी सर, इसका वैल्यू तुमने शुरुआत में ही कैलकुलेट कर लिया था, अब तो हम समझ गए हैं। तो बताओ यहाँ पे इसका वैल्यू पुटअप कर दो, कितना है? 4 × 10 की पावर -4 कट पिट के कितना बच जाएगा? 2 × 10 की पावर -4 मोलरिटी सेकेंड इनवर्स। क्या बताओ समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम लोगों ने 3 चीजें निकाल ली हैं। कौन कौन सी चीजें निकाल ली है? तो उसको एक बार मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, क्योंकि मुझे अभी फॉर्मूले में जरूरत पड़ने वाली है उसकी। देखो क्या निकाला तुमने?
तुमने पहला निकाल रखा है DNO2, कितना निकाला तुमने इसको 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। फिर तुमने क्या निकाला, तुमने निकाला DO2 अपॉन dt, कितना निकाला तुमने ये बताओ मुझे, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4। फिर तुमने क्या निकाला इसका DN2O5 अपॉन dt, और कितना निकाला तुमने 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो सर हमने अब तक ये चीजें निकाल ली है बस, ठीक है। सबसे पहले NO2 दिया हुआ था, NO2 से किसका निकाल, रिलेशन हमें पता है कि यार ये O2 N2O5 का ये रिलेशन होता है, दोनों का रिलेशन को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझे पता है यार अगर NO2 O2 के बराबर है तो N2O5 के भी बराबर होता है। समझ में आ गई बात? चलो जी, तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूं चीजों को। अब मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग निकालना है। देखो अभिक्रिया का वेग कैसे निकालना है, तो इसी को तुम्हें 2 से 3 बार रिवाइज करना है और कुछ नहीं है ना। तो फटाफट नोट कर लो, ये तुमने ये लिख देना कि सर ये हमने निकाल दिया, देख लो तुम्हारे सामने है, ये निकाला हुआ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलो जी ठीक, बढ़िया बात। अब मुझे क्या निकालना है, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो चलो जी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। अब तो हम सब सीख गए रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग, ठीक है। चलो अभी क्या कैसे निकालेंगे, रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन 2 N2O5 2 मोल, क्या बनाया था बताओ मुझे, यहाँ पे क्या बनाया था 4NO2 प्लस O2 बनाया था। रिएक्शन की रेट लिख दो, कितनी होती है, -12 N2O5 अपॉन dt बराबर प्लस 1/4 DNO2 अपॉन dt बराबर प्लस DO2 अपॉन dt। ये रिएक्शन की रेट होती है। सबसे पहले एक ही बात करूंगा, पहले किसकी निकालूंगा मैं, N2O5 की निकालूंगा सबसे पहले किसकी निकालूंगा, -12 N2O5 अपॉन dt की निकालूंगा रेट। अभी रेट निकाली जा रही है, dx अपॉन dt निकाला जा रहा है, रेट निकाली जा रही है, ठीक है। चलो बताओ, हाफ तो हाफ रहने दो, क्या माइनस लिखना जरूरी है क्या, नहीं सर, माइनस तो दिखाता है रिएक्टेंट को, तो माइनस वैल्यू थोड़ी ना होगी, ठीक है। हाफ हो गया, N2O5 dt कितना निकाला, देखो ये निकाला हुआ है, कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। समझ में आ गया सबको, क्या आराम से कर सकते हो। तो ये N2O5 dt निकाला हुआ, कट पिट के बताओ कितना बच जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4। आसान है, ठीक है। बी देखो, बी किसकी बात कर रहा है, 1/4 NO2 अपॉन D अपॉन dt, क्या 1/4, अब तुम जानते हो NO2 अपॉन dt कितना निकाला, देखो यही तो सब हम शुरुआत से निकालते हुए आए हैं, कितनी निकालते हुए आए हैं बताओ, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, कट पिट के कितना बच गया, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। समझ में आ रही चीजें, बताओ सी क्या निकाला तुमने, बोलो, सी निकाला है हमने DO2 अपॉन dt, बताओ कितना निकाला भाई, तो सिंपल है क्या, इसी आंसर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलिटी पर सेकेंड, मोलिटी पर सेकेंड, ये सब निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना, ये मैं आपको सारी वैल्यू, मोलिटी पर सेकेंड। अरे तुम एक चीज देख रहे हो, जादू हो गया, देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, बिल्कुल प्रूफ कर दिया। ये भी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये भी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये भी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो रेट कब निकालोगे, कब निकालोगे, सॉरी, जब एक्साइटेड है, कब निकालोगे, जब तुम्हें ये सब चीजें पता हो। और ये सब चीजें कैसे पता होगी, तुम्हें एक दे देगा और सब तुम्हें पूछ लिया। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया है कि तुम्हें समझ में आ गया। देख लो सारे आंसर क्या आ गए, सेम आ गए, इसका मतलब ये दो सारे दूसरे क्या है, बराबर हो गए। एक भी आंसर लगाता है इसका मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं। आई थिंक आपको आंसर क्वेश्चन जो भी है समझ में आ गया होगा। चलो अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। उधर खड़ा होता हूँ ताकि तुम मुझे देख सको तो मास्टर भाग तो नहीं गया है, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। अभी एक अच्छा सा न्यूमेरिकल तुम्हें करवाता हूँ, है ना, तुम न्यूमेरिकल देख लेना और कर लेना उसको आराम से, है ना, बढ़िया न्यूमेरिकल दूंगा तुम्हें।
देखो इसके कुल मिला के 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप करवा दिया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल इसी तरह रट्टा मार के रख लो यार, ऐसे ही करते हैं इसको, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम तो ऐसे ही करेंगे। अभिक्रिया का वेग इस तरीके से निकालना है, और बढ़ने की दर, बिगड़ने की दर, और कौन बन रहा है कौन कम हो रहा है, फॉर्मेशन किसकी हो रही है, डिसअपियरेंस कौन हो रहा है, उसके बढ़ने की दर वैसे निकाल देना। कर लो क्या आराम से, हटा दूं मैं इसको तो वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लेना। लेकिन मैं बोलता हूं उसको सुना करो। इस चैप्टर में आपको मेरी एक एक बात सुननी है, उसका रीजन है कि आपको अगर एक एक लफ्ज नहीं सुनोगे ना तो समझ में नहीं आएगी, मैं पहले ही बोल देता हूँ। चलो हटा दूं मैं इसको, चलो हो गया ठीक है। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं मैं, चलो हटा रहा हूं ठीक है। देखो क्वेश्चन बात कर लेता हूं, लिख लो, हिंदी मीडियम में लिख लो, इंग्लिश मीडियम वाले साथ में लिख देना ठीक है। देखो एक रिएक्शन है, इन अ रिएक्शन किसी अभिक्रिया के लिए a concentration of reactant change from 0.200 mole liter inverse to 0.150 mole liter inverse in 10 minutes. So what is average rate? Average rate हिंदी मीडियम में लिख दो, किसी एक अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक की सांद्रता में 0.200 मोल लीटर इनवर्स से 0.150 मोल लीटर इनवर्स में परिवर्तन होता है 10 मिनट के अंतराल में, तो उस अभिक्रिया का एवरेज रेट कितना होगा? तो बताओ, क्या मैंने आपको एवरेज रेट निकालना सिखा रखा है क्या? बताओ, याद करो, क्या था? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्लस माइनस क्या था ये? याद करो, औसत वेग। किसकी बात कर रहे हैं? औसत वेग, एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब मुझे एक बात बताओ, किसकी बात कर रहा है? रिएक्टेंट की। तो मुझे पता है यहां जो औसत वेग निकल के आएगा, किसका निकल के आएगा? तुम्हारा तो नहीं आ जाएगा है। जो एवरेज रेट निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा? रिएक्टेंट का। क्या निकल लिखोगे? माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब बताओ, चेंज कर रहा है, देखो यहां से यहां, तो मैं जानता हूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो याद करो, C2 माइनस C1। समझ में आ गई बात? और बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। ठीक है, समझ गए सभी लोग? ठीक है, और ये बाहर क्या है? माइनस लगा हुआ है। ठीक है, बताओ यहाँ पे जो C2 है वो कौन है? ये तो क्या हो गया? C1 इनिशियल। ये क्या हो जाएगा? C2 फाइनल। अरे इतने से चेंज हो रहा है, पहले ये था अब ये हो गया, तो इसका बताओ कितना आ जाएगा? माइनस बाहर रहेगा, इसका कितना आएगा? 0.150 माइनस इसका कितना हो जाएगा? 0.200, नीचे dt कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लेस करोगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू किस में चली जाएगी? यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बताओ अगर मैं यहाँ आंसर की बात करोगे तो कितना आ जाएगा? 0. ये घटाया 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे 50। आई थिंक इतना आना चाहिए। ठीक है, अपॉन कितना है नीचे? 10। समझ में आ गई बात? बताओ 10 ऊपर चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 0.0 और एक 0 और लगा दो क्या? 050। और बताओ इसकी यूनिट क्या थी? इसकी यूनिट क्या थी? मोल लीटर इनवर्स। तो ऊपर वाली यूनिट क्या होती है? देखो, मोल लीटर इनवर्स थी। ठीक है, नीचे क्या थी? मिनट। मिनट यूनिट ऊपर चला गया तो मीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स बन गया। क्या बन गया? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। कैसे ये यूनिट कैसे निकालते हैं ये भी अपन सीखेंगे। ठीक है, वो मैं सिखा दूंगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, समझ में आ गई बात कि हमने इसको कैसे किया है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसको किया कैसे। मुझे बताओ औसत वेग क्या होता है? ये नेगेटिव डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि रिएक्टेंट की बात कर रहा है। डेल्टा सी क्या होगा? C2 माइनस C1। बाहर माइनस का माइनस। C2 कितना है? देखो ये C2, ये कितना है? C1 है। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन लिख दिया था। ठीक है, कर लोगे आराम से क्वेश्चन को। औसत वेग निकालने पूछो, औसत वेग का फॉर्मूला मैं जानता हूं। तो आई थिंक आपको आज का जितना भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, है ना? तो समझ में आ गया ना यहाँ तक? है बढ़िया जाना चाहिए भाई, नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। चलो
तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक तुम्हें छोटी सी रिएक्शन देता हूं, एक बार कोशिश करो तुमसे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो बच्चों इसलिए बोलता हूँ, वीडियो तो कंटिन्यू बना हुआ है, एक साथ सारे बना दिए मैंने हैं, लेकिन हर 40 मिनट के बाद मैं ये लाइन जरूर बोलता हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे थे। देखो बहुत ही जल्दी ना आप लोगों में पी ब्लॉक का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसमें तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। एक बार ध्यान रखना, हमारी टारगेट है 100+100, उसके लिए जो नंबर करता है वो पी ब्लॉक में से ही करता है। तो कम से कम उसके खूब सारे क्वेश्चंस मैंने बना लिए हैं, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, है। फिर तुम्हें उसी तरह नोट्स बना के लिखना है, ठीक है। चलो, गुस्सा तुम्हें बहुत आता होगा कि मास्टर इतना क्यों पढ़ा रहा है, किस जन्म का बदला निकाल रहा है हमसे, है। कोई बदला नहीं है। चलो, मैंने कहा ना, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिला है, खुश हो जाते हो तुम लोग, तो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। देखो बात कर रहे हैं हम लोग वेग नियम या रेट लॉ की, क्योंकि अब तक हमने जो केमिकल काइनेटिक्स की बात की थी, हमने उसकी डेफिनेशन की बात कर ली थी, हम उसकी परिभाषा की बात कर ली थी। अगर आगे हम बात कर लेते तो हमें ये पता लगा इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, एवरेज क्या होती है, इनिशियल क्या होती है, प्रारंभिक, तात्क्षणिक और औसत वेग की हमने बात कर ली थी। फिर हमने स्टोइकियोमेट्री में संबंध स्थापित किया था, रिलेशन बनाया था। फिर हमारा अगला है वेग नियम या रेट लॉ क्या होता है। देखो ये लॉ बोलता क्या है, एक नियम है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, ठीक है, क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको गुलबर्ग और वागे ने दिया था 11th क्लास में, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। देखो ये रूल बोलता क्या है, ये क्या बोलता है। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास में दो चीजें, ये है रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। मुझे एक बात है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो आपके पास पहले कौन होता है, रिएक्टेंट होता है। ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, कि ये सब बात तो हमें पता है। इसका मतलब मुझे बताओ, रिएक्शन को स्टार्ट करने में ज्यादा भूमिका कौन अदा कर रहा है, बिल्कुल रिएक्टेंट कर रहा है। इसका मतलब रिएक्शन की जो रेट होगी वो भी किस पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। समझ में आ गई बात। तो ये लो यही बात बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पे डिपेंड करता है, क्रिया कारकों की, क्रिया कारकों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, ठीक है। रिएक्टेंट की किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जी डिपेंड करता है। ये उसकी क्या है, पावर लगा दी। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के बात इतनी सी हो गई है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया में जो इंक्लूडिंग है क्रिया कारक, उनकी कंसंट्रेशन पे। ये ध्यान है, ये ब्रैकेट किसको दिखाता है, ये ब्रैकेट मोल अपॉन लीटर को तो दिखाता है, याद है, पढ़ा रखा मैंने पहले भी कई बार 11th क्लास में। ध्यान रखना, ये क्या है, मोल अपॉन लीटर, ये क्या है, सांद्रता की बात कर रहा है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को। तो आप लिख लो, हिंदी मीडियम में लिख लो, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। लिख लो के इंग्लिश मीडियम में लिख दो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। समझ में आ गई बात सभी को। तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, ठीक है। यही क्या है, रेट लॉ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कोई एक सिंपल रिएक्शन की बात करूं तो अभी उसकी बात करता हूं, बस को नोट कर लूं क्योंकि मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, हो जाएगा, नोट आराम से कर लेना, ठीक है। तो इतना करने के बाद में डेफिनेशन जरूर लिख लेना। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं कोई रिएक्शन की बात कर लूं कि ए से मान लो बन रहा है पी, ए क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट, पी क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो बताओ रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट को क्या बोलता हूं मैं, दर। कैसे लिखते हो आप, याद करो, dx अपॉन dt। बहुत बढ़िया, याद है, dx अपॉन dt। x क्या है, कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन यहाँ पे, किस पे डिपेंड करता है बताओ, कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक है तो मान लो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है।
कर लोगे आराम से, ठीक है। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो यहाँ पे 2 कर देते, ठीक है। चलो जी, तो इसका मतलब देखो प्रोपोर्शन आएगा, कुछ ना कुछ कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे आएगा dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे k a। अब यहाँ पर k क्या आ गया, k आ गया यहाँ पे वेग नियतांक। क्या है, वेग नियतांक। ये है यहाँ पे रेट कांस्टेंट। समझ में आ गई यहां तक बात। इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। बोला जाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कर लोगे, है ना, बिल्कुल आसानी से। या फिर बोल दो स्पेसिफिक रेट, रेट रिएक्शन बोल दो या रिएक्शन रेट बोल दो, ठीक है, बोल देना। या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल देना, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको रिएक्शन रेट भी बोल देना, ठीक है, कुछ भी बोल देना, रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल देना, ठीक है। तो देखो यहां पर बात आई कि यहाँ पे कौन आ गया, की आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर मैं काम कर सकता हूं, मैं क्या काम कर सकता हूं, मैंने क्या किया, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसको कितना मान लिया मैंने, यूनिटी मान लिया। कितना मान लिया मैंने, यूनिटी। कितना मान लिया, 1 मान लिया। बताओ ऐसा करते ही dx अपॉन dt बराबर क्या निकल के आ गया, k आ गया। समझ में आ गई बात यहां तक सभी को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जो रेट एक डायरेक्टली किसके बराबर आ रही है, किसके इक्वल आ रही है, के के आ रही है। अब के की इक्वल क्यों आई, क्योंकि कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1। इसका मतलब जब क्रिया कारक की सांद्रता कितनी हो, इकाई हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। समझ में आ गई बात सभी को। तो देखो यहाँ पे अगर तुमसे के की डेफिनेशन पूछ ले, के होता क्या है एक्चुअल में, तो आप क्या बोलोगे, किसी, लिख लो हिंदी में ना लिख दो, पहले लिख लो के का मीनिंग लिखो, किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग समस्त क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई होने पर, ठीक है। तो समस्त क्रिया कारक सांद्रता कितनी हो, इकाई हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, वेग नियतांक। इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज को लिख लो सभी लोग, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब समस्त क्रिया कारक इकाई कितनी हो, 1 हो, वही क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो ये लिख लेना के बारे में। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है ए ही है, अब यहाँ देखो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे के डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, क्रिया कारकों की प्रकृति पे, सेकंड डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पे या ताप पे, थर्ड डिपेंड करता है ये उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। ध्यान रखना यहां पे किसकी बात की जा रही है, बिल्कुल के की बात की जा रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो इस सबको नोट कर लो, जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। चलो हो गया, उतार लिया आप लोगों ने, हटा दूं मैं इसको, है ना। अब ध्यान समझना, इसके मिनट निकालते जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। कर लिया, चलो अब यूनिट की बात करते हैं। तो पूछ ले के क्या होता है, तो सभी क्रिया कारकों की सांद्रता कितनी हो, इकाई हो, यूनिटी हो, सारी कंसंट्रेशन कितनी हो रिएक्टेंट की, यूनिटी हो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां तक समझ में आ गई होगी चीजें आपको। आगे नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले वेग नियतांक की इकाई।
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक, देखो मैं किसी रिएक्शन की बात कर लेता हूं, सिंपल कोई रिएक्शन ले लेता हूं और उससे आपको अच्छे से इस चीज को मैं डिफाइन कर देता हूं, समझा देता हूं। मान लो मैंने एक रिएक्शन बनाई A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इससे बना है प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए रेट लिखा। क्या लिखा मैंने? रेट। रेट क्या होती है? रेट बराबर होता है dx अपॉन dt। ठीक है, किसके बराबर होता है बताओ मुझे? के ए की कंसेंट्रेशन, इसकी ये बी की कंसेंट्रेशन और यहां सी की कंसेंट्रेशन। एक काम करता हूं मैं, यहां पर मैं इसको मैं इसके आगे n1 ले लेता हूं, इस b के आगे मैं n2 ले लेता हूं और इस c के आगे मैं n3 लेता हूं। तो यहां पे क्या जाएगा? n1, यहां n2 और यहां कितना आ जाएगा? n3 आ जाएगा। समझ में आ गई सभी को यहां तक बात? ठीक है भाई, एक कोई नंबर होगा, b का कोई नंबर होगा, c का कोई ना कोई नंबर होगा, नंबर कहां चली जाएगी? पावर में चली जाती है। तो यहां तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो आगे बात करते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा तरीके से लिखता हूं। अगर मुझे यूनिट लिखनी है तो मैं क्या करूंगा? देखो dx अपॉन dt, x क्या होती है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को किस में लिखते हो आप बताओ मुझे? सांद्रता, है ना? किसमें लिखोगे? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं एक बार, कंसंट्रेशन। ठीक है, टी किसमें होता है? टाइम में। टाइम पड़ जाएगा किसमें चला जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो यहां पर क्या हो गया? सांद्रता, ये क्या हो गया? सेकंड। समझ में आ गई? बराबर कर दो। यहां पर क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ए की भी कंसंट्रेशन है, बी की भी कंसंट्रेशन है और सी की भी कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन को कैसे लिख रहे हैं? सिंपल ऐसे लिख रहे हैं। तो यहां पर क्या आ गया? सांद्रता। ए को मैं क्या बोल रहा हूं? सांद्रता बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? ए को मैं यहां पे कंसंट्रेशन बोल रहा हूं। कितनी है इसकी पावर? n1। बी को भी क्या बोल रहा हूं मैं? कोई ना कोई कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, सांद्रता बोल रहा हूं। क्या है ये? n2 है। और सी को भी क्या बोल रहा हूं मैं? सांद्रता बोल रहा हूं। भाई ये कोई ना कोई सांद्रता है सारी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं यहां पे मैं? n3 बोल रहा हूं। समझ में आती बात? वापस ध्यान सुन लेना, इससे मैंने क्या किया है। एक बार काम करता हूं, इसको मैं शॉर्ट, चलो ठीक है समझ जाओगे तुम, देखो समझो ध्यान से। इसको इस तरीके से लिखना मैंने पहले सिखा दिया कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो dx अपॉन dt, dx x क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की को ऐसे लिख दिया सांद्रता। समझ में बात? t क्या था? टाइम। टाइम पर जाएगा तो किसमें चला जाएगा? सेकंड इनवर्स। समझ में आती बात? ये सब क्या है? कंसंट्रेशन, 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 सांद्रता, 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 ये n1 n2 ये n3। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, चलो इसको मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा। यहां बात करते हैं एक बार पहले के। देखो सांद्रता, ये सब सेम है। देखिए देखो, ये अगर सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, तो ये घाते क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। सारे बेस क्या है? सेम है। तो बताओ यहां पर क्या जाएगा? सांद्रता। कंसंट्रेशन कितनी है? n1 प्लस n2 प्लस n3। समझ में आ गई यहां तक बात? किसी को दिक्कत है? किसी बच्चे को नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर तो वैसा वैसा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सांद्रता। यहां पे क्या लिखा जाएगा? सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। यहां पर क्या लिख दो आप? कंसंट्रेशन, और ये क्या है मेरा? सेकंड। ठीक है, सेकंड इनवर्स। समझ में आ गई बात? बताओ मुझे क्या निकालना है? के निकालना है। तो अगर मैं के को इधर रखूं, इनको क्या कर दूं मैं? नीचे भेज दूं। के को ये रखूं और इसको क्या कर दूं मैं? इसके नीचे भेज दूं। और यहां पर मैं n1 प्लस n2 प्लस n3 को मैं क्या मान लेता हूं? n मान लेता हूं। समझ में आ गई बात? अब के को यही रखता हूं, ठीक है, और बाकी सबको मैं इसके नीचे ट्रांसफर कर देता हूं। तो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। ऊपर मैंने रखा ये कंसंट्रेशन, ठीक है, यहां क्या रखा मैंने? बोलो, सेकंड इनवर्स। अब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले मैं सेम लिख देता हूं। ठीक है, के को यही रखा, इस पूरे को उठा के, अब देखो यहां पे इसकी जगह लिख दूंगा मैं n लिख दूंगा, और इस पूरे को उठा के इसके नीचे भेज देता हूं। लेकिन ध्यान रखना, अब इसकी जगह पूरा क्या लिखूंगा? पावर n लिख दूंगा। देखो क्या लिखना, बोलो, सांद्रता या कंसंट्रेशन की पावर n।
समझ में आ गई बात? ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, देखो ऊपर भी कंसंट्रेशन और नीचे भी क्या है, कंसंट्रेशन। जब इस अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो क्या मैं इसको 1 माइनस एन लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, बराबर के, है ना। अब के को उठा के इधर लिख देता हूँ। कोई फर्क पड़ रहा है क्या किसी को? नहीं पड़ रहा है सर, मैं तो नहीं पड़ रहा है, आपको पड़े तो पता नहीं। समझ में आ गई बात? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, सांद्र मैं लिख सकता था के बराबर, ऊपर क्या सांद्रता, नीचे भी क्या है सांद्रता। ठीक है, अभी इसमें डिवाइड में, तो देखो जब ऐसा होता है ये दोनों सेम होते हैं, देखो डिफरेंस इसका केवल पावर का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सांद्रता या कंसंट्रेशन 1 माइनस एन, क्या आ गया ये सेकंड। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? बिल्कुल क्लियर है ना? एक एक स्टेप टू स्टेप समझते चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो एक बात बताओ, जो ब्रैकेट में लिखा होता है, अब मैं ऊपर वाला साफ कर देता हूं, आई थिंक ऊपर वाला आप लोगों ने उतार दिया होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, अब समझना ध्यान से, देखो नीचे हो गया ये। अब देखो के बराबर, अब आपको पता हो तो, आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, ये क्या होता है, मोल अपॉन लीटर होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को क्या लिख सकता हूं, के बराबर क्या आ गया, मोल अपॉन लीटर। ये क्या आ गया 1 माइनस एन, ये क्या आ गया सेकंड इनवर्स, ये आ गई है। मजा आ गया? तो इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना। समझ में आ गई बात सभी को यहां तक? चलो कर लो फटाफट। ठीक है, समझ में आ गया होगा वैसे, है ना? सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं था। कुल मिला के सबका सार ये कि इस फॉर्मूले को याद रखना है बस। अब चाहे सब कहानी आई हो या नहीं, एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, कहानी यहां से स्टार्ट होगी। देखो यहां पर है क्या, है ना? हटा दूं मैं इन सबको, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो, तो कुल मिला के ये मेरा फॉर्मूला निकला। इस फॉर्मूले से देखो मैं करता क्या। अब देखो क्या निकला तुम्हारा, ये फॉर्मूला तुमने निकाला, के बराबर क्या निकाला है, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, देखो यहां पर अगर n का वैल्यू 0 हो गया, कितना हो गया n का वैल्यू 0, तो जब n का वैल्यू 0 हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सब पढ़ेंगे आगे चल के, है ना? इन्हीं को आगे चल के पढ़ना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लिख लोगे पूरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे है क्या, कहने का मतलब है कि अगर n का वैल्यू 0 हो तो रेट, तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, देखो सिंपल सी आएगी। अगर मान लो ये 0 हो गया तो मेरे को क्या करना है, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। तो बताओ 1 माइनस 0 कितना बच गया, 1, तो क्या बच गया यहाँ पे, मोल अपॉन लीटर, ये क्या हो गया सेकेंड इनवर्स, और लीटर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स। क्या बच गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट है, जीरो ऑर्डर की यूनिट है। समझ में आ गई बात? जो भी n का वैल्यू होगा, मान लो n का वैल्यू कितना हो गया 1, तो बताओ 1 का मतलब फर्स्ट, तो ये कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये सब क्या होते हैं आगे चल के इनके और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो बताओ क्या करेंगे यहां पे, वही बराबर मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। और ध्यान है, एक में से एक गया तो कितना बच जाएगा, बोलो यहाँ पे, मोल लीटर कितना आ गया, 0 सेकेंड इनवर्स। एक फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर किसी की पावर 0 होती है, अगर ऐसे लिखा हुआ है मोल अपॉन लीटर करके 0 लिखा हुआ है, तो उसको कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो ऐसा करके लिख लेना, अगर किसी की पावर 0 हो तो उसको कितना मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया पूरा 1, क्या बच गया यहाँ पे, सेकेंड इनवर्स। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सेकेंड इनवर्स। तो पूछ ले फर्स्ट ऑर्डर का मात्रा क्या होता है, यूनिट क्या होती है, तो सेकेंड इनवर्स होती है, और जीरो ऑर्डर का क्या होता है, तो ये होती है। याद रहेगा। एक आखिरी और बात कर लेते हैं, आखिरी
सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। लिख लेना पूरा, द्वितीय कोटि की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिख लोगे द्वितीय कोटि, क्या लिखेंगे बताओ, एंगल वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे, 2। ये क्या होगा, मोल अपॉन लीटर, क्या आ गया 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। ये क्या आ जाएगा, मोल अपॉन लीटर माइनस का 1 सेकेंड इनवर्स। बताओ मोल क्या रहेगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोल इनवर्स। देखो लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स में इनवर्स इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा लीटर, और ये क्या रहेगा सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गई सबको यहाँ तक बात, बिल्कुल क्लियर है ना। देखो बेटा एक एक बात को समझते चलना, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, ये वाला और ये यूनिट। तो यूनिट को याद रखना है, रट्टा मत मारना, केवल फॉर्मूला याद रखो। कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है। के क्या होता है, के मतलब डिपेंड करने वाली चीज हो गई। अगर n का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, ये सब पढ़ेंगे, ये ऑर्डर क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी। ये तो मैंने एग्जांपल लिया बस आपको पढ़ाने के लिए, ये आगे चल के इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये कोटि कहाँ से आई, ये सब क्या चीजें हैं, ऑर्डर कहाँ से निकल के आ गया, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, इन सबके यूनिट्स को याद रखना है, ठीक है। चलो एक बार अपने को उतार लो, है ना, फिर आगे बात करते हैं। ओके नोट, चलो फटाफट नोट कर लो इसको, जितना भी बोर्ड में मैंने लिख दिया है इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर लिया, तो ये सारी की सारी अच्छे से याद कर लेना। चलो मैं हटा देता हूँ, नोट कर लो आपने। चलो देखो आगे हम बात करने वाले थे, नेक्स्ट हम टॉपिक ले लेते हैं अपना, ठीक है। थोड़ा सा वापस से देख लो, शॉर्ट में करके लिख लो, शॉर्ट में लिख लो। 0 ऑर्डर की पूछ ले, फर्स्ट ऑर्डर की पूछ ले यूनिट, या सेकेंड ऑर्डर की यूनिट पूछ ले, कैसे याद करोगे, ठीक है। क्या था यहाँ पे बोलो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कर लो क्या आराम से। यहाँ क्या था फर्स्ट में, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और यहाँ नीचे वाले में क्या था, यहाँ कर सकते हो आप मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात। देखो यहाँ पे एक ऑर्डर नाम का एक वर्ड आया अभी, है ना, कि ऑर्डर क्या होता है, तो उसी को पढ़ते हैं हम लोग। आगे अपना है अनुसंख्यता एवं कोटि, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, क्या चीज होती है, देखो समझो ध्यान से। मैंने कोई एक रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन ए से मैंने बनाया पी, क्या बनाया, ए से मैंने पी बनाया। समझ में आ गई बात। अगर मैं आपसे बोलता कि बेटा इसका आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो आप कैसे लिखते, कैसे लिखते इसका बताओ मुझे, dx अपॉन dt, और किसके प्रोपोर्शन होता है वो, a की और उसकी पावर की। समझ में आ गई बात। तो यहां पर इससे मैं आपको ये समझा सकता हूं कि अनुसंख्यता क्या होती है और कोटि क्या होती है। तो सुनो ध्यान से, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। सबसे पहले किसकी बात करता हूं, अनुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी की बात करता हूं, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है, समझिए। तो मुझे बताओ यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी अनुसंख्यता भी कितनी हो गई, 1। समझ आ गई बात। एक चीज और मेरी बात सुनो, जो पहला पॉइंट है, अनुसंख्यता कोटि समान होंगे, है ना, लेकिन हमेशा समान होंगे ये बात ट्रू नहीं है, बिल्कुल फॉल्स। समझ में आ गया। वापस सुनो मैंने क्या बोला, अनुसंख्यता कोटि समान हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना और लिख लेना, दोनों इक्वल हो सकते हैं लेकिन ऑलवेज हमेशा कभी नहीं होंगे, ठीक है। चलो जी ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अनुसंख्यता की बात, अनुसंख्यता क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट है ना वो नंबर में कितना है, स्टोइकियोमेट्री में वो नंबर में कितना है, स्टोइकियोमेट्री नंबर में कितना है, वो इसे क्या कहलाती है, अनुसंख्यता कहलाती है। समझ में आ गई सबको बात यहाँ तक। अभी बताओ ये कितना है, 1, तो ये चलो। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछता, चलो एक बार सीधा आंसर करते हैं, ठीक है। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, पूरा लिख देता हूं मॉलिक्यूलरिटी, और यहां बात करेंगे हम लोग ऑर्डर की।
ऑर्डर मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए मॉलिक्यूलिटी बताना, बता कितना है, एक, तो आंसर कितना हो गया, क्या पी को गिनोगे, नहीं तो प्रोडक्ट है। चलो दूसरी देखते हैं, तो पहला हो गया, दूसरा करते हैं। ये सब पहले एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है, पहले समझ लो एग्जांपल को बाद उतार लेना। a प्लस बी से बना फिर पी, बताओ इसकी मॉलिक्यूलिटी कितनी है, इसकी अणुसंख्या, ये क्या है अणुसंख्या, ये क्या है कोटि। तो बताओ यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलिटी या अणुसंख्या कितनी है, बताओ कितने लोग यहाँ पे, दो, तो कितने हो गए, समझ में आ गई बात। सभी को क्या अणुसंख्या देखना आ गया, उतारना नहीं है, अभी सुनना है, जब मैं बोलूं तब आप उतार लें। समझ में आ गई बेटा बच्चों सबको ये बात, चलो बहुत बढ़िया। तो मॉलिक्यूलिटी देखना सीख गए सभी लोग। चलो जैसे मान लो ये आ गया, इसका मुझे बताओ, बताओ इसकी मॉलिक्यूलिटी कितनी है या इसकी अणुसंख्या कितनी है, बताओ मुझे, कितने लोग हैं यहाँ पे, दो, कितना आ गया, दो आ गया। सब समझ में आ गई बात, सबको आ गई। क्या सभी अणुसंख्या यार सिंपल सी बात है कि कोई भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है ना, उसके मॉलिक्यूल्स का सम, जो भी बैलेंस इक्वेशन होती है उसकी बात कर रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री में जो भी समीकरण है, जो भी रिएक्टेंट के कितना नंबर लिखा हुआ वो उसकी अणुसंख्या होती है, उसकी मॉलिक्यूलिटी होती है। समझ में आ गई बात, सब सीख चुके हो ना, अभी कुछ भी नहीं उतारना है ना, फिलहाल नहीं उतारना है। अभी मैं केवल अणुसंख्या को समझाया था, अब मैं आपको ऑर्डर सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, है ना, कुछ नहीं उतारना है, मैंने मना किया था। सबसे पहले लिखो अणुसंख्या क्या होता है, अणुसंख्या की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लोग कोटि की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। लिख लो, अणुसंख्या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, आयनों या परमाणुओं की संख्या से है जो स्टोइकियोमेट्रीय समीकरण में उपस्थित होते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है, सभी लोग ध्यान समझ के। चलो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, मॉलिक्यूलिटी के बारे में लिखो, लिखो इसके अंदर द सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड इन स्टोइकियोमेट्री इक्वेशन। समझ में आ गई बात, एग्जाम्पल कर लो। अब आप खुद ही देख देख के बता दो, यहां लिख दिया मैंने P, यहां लिख दिया मैंने A प्लस B, यहां लिख दिया मैंने P, सबकी यहां पे मॉलिक्यूलिटी लिखनी है आपको। अणुसंख्या लिखनी, ठीक है, लिखो फटाफट सभी लोग। लिख लोगे सभी लोग, चलो बताओ यहां आंसर कितना है, एक। अब यहां पे सीधा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, बार बड़ा नहीं करूंगा मैं। यहां पर संख्या कितनी बताओ, यहाँ पे दो, यहां पर कितनी है, दो, यहां कितनी बताओ, दो और एक, तीन। तो जो भी स्टोइकियोमेट्री में जो नंबर होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड इन स्टोइकियोमेट्री इक्वेशन। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में कितना है, ये दो और एक तीन, ये कितना है, दो। तो देख के बता देना। मुझे एक बात हो, क्या यहाँ पे कभी जीरो कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते यार। अगर तुमने जीरो कर लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो रिएक्शन नहीं होगी। और जब कुछ नहीं है तो पढ़ क्यों रहे हो इसको, जब इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो रासायनिक बलगति क्यों पढ़ रहे हो। तो एक बात और समझ में आ गई तुम लोगों को कि अणुसंख्या कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कम से कम एक तो होनी चाहिए। क्या कभी पाव आधा पौंड ढाई हो सकती है क्या, है फ्रैक्शन में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो दो चीज ध्यान रखोगे, ये कभी जीरो नहीं होगी, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, भिन्न में नहीं होगी। समझ में आ गई बात, दशमलव में नहीं होगी, ये 2.5 लिख लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आ गई बात सभी को, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको उतारो, डेफिनेशन लिखाई थी मैंने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने अणु परमाणु आयनों की संख्या जो स्टोइकियोमेट्री समीकरण में उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलो इसको उतार लो एग्जाम्पल को। अब लिखो कोटि की बात करेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखो मैं आपको ऑर्डर समझाता हूं, पहले की तरह समझाता हूं, उतारना कुछ मत, पहले समझ लेना, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ऑर्डर, मॉलिक्यूलिटी, अणुसंख्या, कोटि समान हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं। चलो मान लो मैंने लिखा A से P, ठीक। अब मुझे इसका dx अपॉन dt लिखना है। तो dx अपॉन dt को कैसे लिखोगे, k, और ये क्या लिख दोगे, a, और पावर कितनी यहाँ पे 1।
देखो जो ये पावर आती है ना, ये पावर यही क्या होती है, ऑर्डर होती है, कोटि होती है। समझ में आ गई बात। जैसे ये आ गया मान लो a प्लस बी, क्या बन गया b, क्या लिखोगे इसका dx अपॉन dt, कैसे लिखोगे बताओ, k, याद है प्रोपोर्शन करके लिखते थे, क्या आ गया यहाँ पे a, यहाँ पे कितना आ गया b, बस उसकी पावर कितनी है, इसी कितनी है, 1 प्लस a कितना हो गया, समझ में आ रही बात कैसे करो। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो कुल मिला के जो भी कंसंट्रेशन आ रही है ना रिएक्टेंट की, उनकी पावर का सम में क्या होती है, ऑर्डर होती है। जो भी क्रियाकारी सांद्रता होती है ना, उनकी घातें जुड़ के क्या बनाती है, कोटि बनाती है। कि सर अनुसंक्रियता भी तो 2 ही है सर, देखो मैंने कहा ना दोनों समान भी आएगी, लेकिन हमेशा हो ये बात जरूरी नहीं है। तो बताओ इसकी ऑर्डर तो कितनी आ गई, 1। बताओ इसकी अनुसंक्रियता कितनी है, बी कितनी है, 1। बताओ इसकी अनुसंक्रियता या मॉलिक्यूलिटी कितनी है, बोलो कितनी है भैया, 2 है, यहाँ देख लिया। और जब रेट देखनी होगी तो रेट में जो एक्सप्रेशन में लिखा होगा ना, उनकी पावर को सम करना है। मुझे पता ही यही होता है, फिर भी तुम्हें हमेशा ऐसे लिख के सॉल्व करना है, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ होगी, कब होगी मैं आगे चल के बता दूंगा। तो बताओ यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया, देखो दोनों क्या सेम आ गए, सेम आएंगे, लेकिन हमेशा आएंगे ये बात जरूरी नहीं है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ये नहीं आते। समझ में आ गई बात, ठीक है। लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो ऑर्डर की डेफिनेशन लिख दो, इसको एग्जाम्पल बाद में करना, पहले डेफिनेशन लिखो। ऑर्डर लिखो, कोटि लिखो, लिखो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। समझ में आ गई बात सभी को। चलो इंग्लिश मीडियम में लिख दो, नंबर ऑफ आयन और एटम ऑफ प्रोडक्ट इट इज इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वेग निर्धारक पद क्या है ये भी मैं आगे चल के बता दूंगा एक बार, ठीक है। भाई वेग निर्धारक पद का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब ये होता है कि रिएक्शन रेट किस पर डिपेंड कर रही है, ए पे कर रही है। तो ये मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आपको ऑर्गेनिक मैंने पढ़ाया था याद हो तो, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप है, जिस पर रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। जैसे ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को। एक दूसरी डेफिनेशन और लिख लो सभी लोग, लिख लो इसके अंदर, वेग नियम में लिखे जाने वाले, वेग नियम में लिखे जाने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं का सम या उनकी घातों का सम, ऐसे लिख लो, वापस लिख लेना। वेग नियम में लिखे जाने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का सम क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। समझ में आ गई बात। इंग्लिश मीडियम में लिख दो, लिख लो, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, sum of power of concentration, term involved in rate expression, मतलब रेट एक्सप्रेशन में लिखे गए कंसंट्रेशन की पावर का सम। कर लोगे आराम से, ठीक है। ध्यान रखना, अब ऑर्डर देखो, कोटि देखो, अभी यार जीरो भी बताई थी तुमने, तो ये जीरो भी हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात, हो गया यहां तक, ठीक है। चलो दोनों समझ गए आप लोग। तो देखो दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं फटाफट। देखो डिफरेंस देखो, यहां पे मैंने लिखा है अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलिटी लिखा है, यहां ऑर्डर या कोटि लिखा है। समझ में आ गई बात। देखो दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं, फटाफट देख लो। पहला क्या था, डेफिनेशन लिख दो कि पहला दोनों की डेफिनेशन लिख देना। ये क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, कर लोगे पावर की समता। ये क्या था, जो भी स्टाइकियोमेट्रिक जो नंबर होता है ना एटम्स का, एटम का, आयन का, है ना, उनकी बात करता है। तो पहला तो आप लिख देना डेफिनेशन, क्या लिख दोगे इसकी डेफिनेशन, तो दोनों में डेफिनेशन लिखना। दूसरा ध्यान में, ये हमेशा वॉल नंबर में होते हैं, हमेशा वॉल नंबर में होते हैं, ठीक है, हमेशा ये
नंबर में होंगे, संख्या में होंगे, ठीक है। और ये जीरो भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये वॉल नंबर में भी हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। वॉल नंबर समझ गए ना, सम या विषम संख्या, जैसे आ गया n बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये किस में हो सकते हैं, जीरो में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, और वॉल में भी हो सकते हैं। कर लोगे आराम से, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, ध्यान रखना ये थियोरेटिकल होते हैं, थियोरेटिकल, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना ये प्रैक्टिकली, ये जो आता है ये कैसे आता है, ये प्रैक्टिकली आते हैं, प्रैक्टिकली, ये प्रायोगिक मान होते हैं, प्रायोगिक मान। और ये मान कैसे होते हैं, प्रेक्षित मान, देख के बता सकते हो आप। समझ में आ गई बात सभी को, है ना। वॉल नंबर समझ गए ना, है ना। एंड 1 2 3 4, ये जीरो, फ्रैक्शन, वॉल में हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकते हैं, ये हमेशा वॉल नंबर में होंगे, ठीक है। लेकिन कभी जीरो नहीं होंगे। इनके दोनों के डिफरेंस कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। समझ में आ गई बात, सभी को आ गई है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब मैं आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, उनके आप ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी बताना, ठीक है। कर लोगे आराम से, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। मिटा दूं, पता नहीं क्यों जब भी मैं तुम्हें पढ़ाता हूं